का टॉपिक हमारा क्रोन्स डिजीज़, जो बेसिकली कंटिन्यूशन है लास्ट टॉपिक की आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। उसमें दो होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है और क्रोन डिजीज़। और अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। अब क्रोन डिजीज़ आता है। अब क्रोन डिजीज़ की जो एज ऑफ ऑनसेट है ना, बेसिकली दो स्पाइक्स होती है। एक तो सबसे ज़्यादा मतलब मिड-30s में होती है, मतलब 15 to 40 मिड-30s में, और दूसरी स्पाइक हो सकती है क्रोन डिजीज़ की, वो होती है मिड-70s में, 60 to 80 ईयर्स के बीच में। अब इसके पैथोलॉजिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। अब ये जो क्रोन डिजीज़ है टी हेल्पर 2 सेल मीडिएटेड है, मतलब सेल इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, टी हेल्पर 2 इम्यून रिस्पॉन्स होता है। और इसमें जो हाई पॉइंट क्या है, इसमें क्या ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, इसमें ग्रेनुलोमास बनता है। जैसे ये मैंने हिस्टोरिकल डायग्राम तो नहीं पता, ऐसे समझाने के लिए ग्रेनुलोमास बनने हैं। और उसमें दूसरा क्या है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब इसमें क्या पूरी फुल थिकनेस इन्फ्लेमेशन, मतलब सारी लेयर्स होती हैं जीआईटी को, वो इन्वॉल्व होती है। म्यूकोजा, सबम्यूकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंटिरोजा, ये सारी। और इसमें साथ फिशर्स भी बन जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ये एनी पोर्शन ऑफ द जीआईटी कैन बी अफेक्टेड, मतलब माउथ टू एनर्जी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में था सिर्फ एक पोर्शन, मतलब सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन था। इसमें होल जीआईटी कैन बी अफेक्टेड, मतलब माउथ टू एनएस कोई पोर्शन हो सकता है। इस वजह से अगर माउथ अफेक्टेड हो तो उसमें ओरल अल्सर्स भी देखे जाते हैं। और दूसरा कि इसमें स्किप लीजन्स होती हैं। स्किप लीजन्स ये होती है कि मतलब कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मतलब जैसे उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस नहीं, इसमें कंटिन्यूस कुछ पोर्शन होगा, फिर कुछ नॉर्मल होगा, कुछ थोड़ी बाद वो डिजीज़ होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर डिजीज़ होगा, ऐसे। और इसकी जो कॉमन लोकेशन है वो टर्मिनल एलियम है, और रेक्टम है ना, इसमें यूजुअली स्प्रेड होते हैं, मतलब रेक्टम कम इन्वॉल्व होता है। टर्मिनल एलियम ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है क्रोन डिजीज़ की। ये देखें, इसमें क्रोन डिजीज़ में ये सिर्फ एलियम इन्वॉल्व है, यहाँ पे टर्मिनल एलियम इन्वॉल्व है। और यहाँ पे देखें ये होल जीआईटी इन्वॉल्व है, कोई पोर्शन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन भी इन्वॉल्व है, ट्रांसवर्स कोलन भी इन्वॉल्व है, ये असेंडिंग भी, इलियोकोलिक वो, और ये सीकम भी और इलियम भी इन्वॉल्व है, मतलब कोई पोर्शन इन्वॉल्व हो सकता है। और इसमें देखेंगे स्किप लीजन में बताया था ना, ये कंटिन्यूस नहीं होती। ये नॉर्मल है, ये फिर ये लीजन है, डिजीज़ पार्ट है, ये नॉर्मल है, ये फिर डिजीज़ पार्ट है, फिर ये नॉर्मल, ये डिजीज़ पार्ट, ये नॉर्मल, ये डिजीज पार्ट, मतलब कोई कंटिन्यूस नहीं है। इस वजह से स्किप, इसको कहते हैं स्किप लीजन्स कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक क्रोन डिजीज़ की बात है। इसके माइक्रोस्कोप फीचर्स है। माइक्रोस्कोप फीचर में क्या होगा, इसमें नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमास होंगे, प्लस लिम्फोइड एग्रीगेट्स होंगे। ग्रेनुलोमास होंगे और एग्रीगेट्स लिम्फोइड एग्रीगेट्स बन जाए। ये देखें, ये ग्रेनुलोमास बने हुए हैं, ये ग्रेनुलोमास बने हुए हैं इसमें, ये क्रोन डिजीज़ की फीचर। अब आता है इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोबलस्टोन म्यूकोजा। कोबलस्टोन म्यूकोजा का मतलब क्या है, अब ये देखें, ये जो है ना, ये मतलब ये जीआईटी लाइनिंग है, ये जो स्टोन्स बने हुए हैं ये नॉर्मल म्यूकोजा हैं, और जो बीच में ये इनके बीच में ये इन्फ्लेमेशन हुई है तो ये फिशर्स बन गए हैं। तो इसमें क्या है, अभी तक ये फिशर्स है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस हुई तो ये फिशर्स बन गए। जो ये नॉर्मल म्यूकोजा ये थोड़ी ऊपर लग रही है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो एज़ कम्पेयर टू वो ये थोड़ी ऊपर लग रही है। ये नॉर्मल स्टोन है, सो ये नॉर्मल म्यूकोजा, इसको स्टोन कहते हैं। और बीच में जो क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रांसमिरल इन्फ्लेमेशन है, फॉलोड बाय द डीप फिशर्स है। तो ये अपीयरेंस देता है कोबल स्टोन म्यूकोजा। ये बिल्कुल इसी तरह, ये देखिए, ये नॉर्मल म्यूकोजा, ये स्टोन्स बने, ये बीच में ना ये एरिया ऑफ ट्रांसमिरल इन्फ्लेमेशन है, फॉलोड बाय द डीप फाइब्रोसिस। ये बाकी ये जो स्टोन बने हुए ये नॉर्मल म्यूकोजा है। अब इसमें ये भी, ये देखें, ये भी स्टोन बने हुए हैं, ये वाले, ये क्या, ये कोबल स्टोन है, उनके बीच में क्या फिशर्स बने हुए हैं, जो एरिया ऑफ ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, ये सारी कोबल स्टोन अपीयरेंस है। दूसरी इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है क्रीपिंग फेट। अब क्रीपिंग फेट के, अब जैसे इन्फ्लेमेशन हील होती है, जो नॉर्मल जीआईटी क्या होता है, जैसे ये दो पार्ट है जीआईटी के, ये नॉर्मल कनेक्ट होते हैं मेजेंट्री से। अब जैसे इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन क्या होती है, हील होती है, तो इन्फ्लेमेशन रिप्लेस कर, इन्फ्लेमेशन फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस। जो फाइब्रोसिस टिश्यू है ना, वो जो उसके अराउंड उसका फेट होता है, वो उसको पुल कर लेता है। इस तरह लग जाता है, जो फेट है ना पूरे बॉल को रेप कर देता है, तो इसे कहते हैं क्रीपिंग फेट। ये देखिए, वो सेम डायग्राम है। अब इसमें क्या है, इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इन्फ्लेमेशन क्या, फाइब्रोसिस क्या, ये जो फेट है ना, ये सराउंडिंग फेट को क्या, ये पुल कर देगा, ये जो कांटेक्ट करेगा ना, तो ये सराउंडिंग फेट को पुल कर देगा, तो ये सारा फेट इसके अराउंड रेप हो जाएगा। तो इसे कहते हैं क्रीपिंग फेट अपीयरेंस। क्रीपिंग फेट अपीयरेंस होती क्या है कि जो कंडेंस्ड फाइबर टिश्यू है वो पुल करता है फेट को, तो इस वजह से फेट अराउंड द बाउल हो जाता है, तो इसे कहते हैं क्रीपिंग फेट।
तीसरी मॉर्फोलॉजी फीचर्स है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स होता है क्या है कि नियरिंग ऑफ द ल्यूमिन हो जाता है, ल्यूमिन नेरो हो जाता है ट्रैक्ट का, तो उसे स्ट्रक्चर्स कहते हैं। होता क्या कि इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन इज़ फॉलोड बाय द फाइब्रोसिस। तो डेंस फाइब्रो टिश्यू है ना, वो थिक फाइब्रोस टिश्यू, वो क्या ल्यूमिन को नेरो कर देता है, तो स्ट्रक्चर बन है। स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट साइन है स्ट्रिंग साइन। स्ट्रिंग साइन में होता क्या है कि हम पेशेंट को ओरल बेरियम स्वेलो करवाते हैं, तो फिर हमें उसका एक्सरे लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो जो नॉर्मल है वहाँ बेरियम पास हो जाता है, और जहाँ से स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वहाँ से ऐसी अपीयरेंस होती है। अब ये देखिए ये नॉर्मल है, ये वाला पोर्शन, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया तो ल्यूमिन नेरो हो गया, तो ये एक स्ट्रिंग साइन देता है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग साइन ऑन एक्सरे। ये देखें ये नॉर्मल है, नॉर्मल ल्यूमिन, यहाँ पे ल्यूमिन नेरो होना शुरू हो गया, तो ये देखें यहाँ बेरियम जहाँ जहाँ पास होते हैं वहाँ हमें इमेज मिलती जाएगी, तो यहाँ बहुत ही कम पास हो रहा है नेरो ल्यूमिन, तो इसे ये कि अपीयरेंस से स्ट्रिंग की दे रहा है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग साइन। और चौथी इसकी मॉर्फोलॉजी फीचर्स है फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड अदर पोर्शन ऑफ द बॉडी, मतलब कोई कनेक्शन, दो चीज़ों के बीच में कोई कनेक्शन वजह से फिस्टुला कहते हैं। और इसमें क्या इंटेस्टाइन और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में एक कनेक्शन वजह से फिस्टुला कहते हैं। अब ये मतलब तीन इसकी लोकेशन है कॉमनली, एक पेरिएनल होता है मतलब अराउंड द एनस, तो दूसरा एब्डोमिनल होता है नियर द अम्बलाइकस होता है, और इंटेरोवेसिकल फिस्टुला आता है मतलब फिस्टुला बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द ब्लैडर। अब पेरिएनल में क्या है, चांसेस क्या है, पेरिएनल डिजीज़ के चांसेस हैं। एब्डोमिनल फिस्टुला में क्या है, नियर द अम्बलाइकस हो जाएगा, और एंटेरोवेसिकल फिस्टुला में क्या है, इसमें क्या होगा कि न्यूमेचुरा मतलब एयर इन द यूरिन आ जाएगा, और फीसिस इन द यूरिन भी आ सकते हैं। और दूसरे इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, रिकरेंट यूटी आ सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारे थे इसके ग्रॉस फीचर्स कोबलस्टोन म्यूकोसा, क्रीपिंग फैट, स्ट्रक्चर्स एंड फिस्टुला। अब आते हैं इसके सिम्टम की तरफ। सिम्टम में इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन में क्या इंटेस्टिनल सिम्टम्स होते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, क्योंकि इलियम ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है, तो कॉमन लोकेशन इलियम है, तो इसमें ऐसे जो पेन होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है। और इसमें डायरिया ब्लडी भी हो सकता है और नॉन ब्लडी, और मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ब्लडी डायरिया होता है, पर नॉन ब्लडी भी आ सकता है, मोस्टली क्या ब्लडी डायरिया होता है इसमें। और दूसरा है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में अदर देन इंटेस्टाइनल सिम्टम कौन से हो सकते हैं, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ये सबसे मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है ऑफ क्रोन डिजीज़, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रोन डिजीज़। अब माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता क्या है, अर्थराइटिस ऑफ द लार्ज जॉइंट जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, उनकी अर्थराइटिस हो जाती है, तो इसे कहते हैं माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। दूसरा क्या है, एरिथेमा नोड्यूज़म। एरिथेमा नोड्यूज़म क्या है, मतलब जो स्किन के अंडर फेट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेट अंडर द स्किन, एंड इट्स प्रेजेंट्स एज द रेड पेनफुल स्प्लैशेस स्पेशली ऑन द शिन एरिया पे ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ये रेड पेनफुल स्प्लैशेस बने हुए हैं, ये एरिथेमा नोड्यूज़म है। तो ये अंडर द स्किन जो फेट है वो इन्फ्लेम हो गया, तो ये रेड पेनफुल स्प्लैशेस बने हुए स्पेशली शिन एरिया पे। ये तीसरी एक्सटर्नल इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन क्या है, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। किडनी स्टोन कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन बन जाते हैं। अब टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होता है, तो टर्मिनल इलियम इसमें फैट एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, तो फैट हो जाता है वो बाइंड कर जाता है कैल्शियम के साथ, और जो ऑक्सीडेट होता है वो फ्री हो जाता है, जो फ्री हो जाता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड, और ब्लड में आके वो कैल्शियम से मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड स्टोन बनते हैं। तो ये फिर जाते हैं कैल्शियम स्टोन्स, फिर किडनी में जाते हैं और यूरेटर को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसको डिजीज़ रिजल्ट होती है, उसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस, मतलब ब्लॉकेज ऑफ द यूरेटर ड्यू टू द किडनी स्टोन नोन एज नेफ्रोलिथियासिस। तो ये सर है। उसके बाद है गॉल स्टोन। अब टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व है, तो बाइल साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो बाइल साल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि 90% जो रिसाइकलिंग होती है वो इलियम में होती है, तो वो अगर नहीं होंगे तो गॉल स्टोन के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा एनकार्डियल स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन, यूवियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ऑफ द आई यूविया, और एपिस्क्लेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिस्क्लेरा। अब the Crohn disease की complication. If Crohn disease left untreated or do not respond to the medication therapy, then the complication results. और इसमें इंपॉर्टेंट होती है मल एब्जॉर्प्शन और मल न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होता है, तो टर्मिनल इलियम में विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब होता है, बाइल साल्ट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, फैट भी एब्जॉर्ब होते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं।
तो अगर वो सारे नहीं होंगे तो मल एब्जॉर्प्शन होगी, मल न्यूट्रिशन होगी, तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है उसमें क्रोन डिजीज़ में। बाइल साल्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो डिफिशिएंसी ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे। और स्टेटोरिया, क्योंकि फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो स्टूल में चले जाएंगे। स्टेटोरिया मतलब फैट इन द स्टूल्स। और अगर बाइल साल्ट एब्जॉर्ब नहीं हुए तो इंक्रीज रिस्क फॉर गॉल स्टोन्स हो जाएंगे। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है, किडनी स्टोन। सेम मैंने वो रिपीट कर दिया था, ऑक्सीडेट होगा, कैल्शियम सेल बाइंड कर देगा तो जाएगा यूरेटर को ब्लॉक कर देगा तो नेफ्रोलिथियासिस बन जाएगी। और जो फिस्टुला फॉर्मेशन, वही फिस्टुला एब्डोमिनल फिस्टुला बनेगा। एब्डोमिनल फिस्टुला बनेगा जो ओपनिंग ऑन द वॉल ऑफ द एब्डोमेन नियर द अम्बिलिकस हो जाएगी। तो ओपनिंग बन जाएगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इन्फेक्शन हो जाए और माइक्रो इंटर हो जाए इंटेस्टाइन में, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन्फेक्शन कर सकते हैं। पेरिनल डिजीज मतलब नियर द एनस फिस्टुला बन जाए तो वहाँ पेरिनल डिजीज़ हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन है। और अगर ब्लैडर के बीच में बन जाए, ब्लैडर और इंटेस्टाइन के बीच में फिस्टुला बन जाए तो उसमें रिकरेंट यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हैं, न्यूमेचुरिया होगी, फीसिस इन द यूरिन हो जाएंगे, तो ये सारे हो जाएंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन एडिनोकार्सिनोमा। और एडिनोकार्सिनोमा या कोलोरेक्टल कार्सिनोमा तब होगा जब कोलोन इन्वॉल्व होगा। जब कोलोन इन्वॉल्व नहीं होगा तो एडिनोकार्सिनोमा नहीं है। जब कोलोन इन्वॉल्व होगा तो रिस्क है देयर कैन बी एडिनोकार्सिनोमा। तो अगर कोलोन इन्वॉल्व है देन कोलोनोस्कोपी हम करते हैं, स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी, उसमें बायोप्सीज लेते हैं। एंड दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट कौन सी करते हैं, इसमें एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया क्या है, यीस्ट है जो ब्रेड में यूज़ होता है बियर वगैरह बनाने में, तो उसकी जो एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव है। रीज़न अननोन है क्यों पॉजिटिव है, पर इसमें पॉजिटिव आती है क्रोन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेन का पॉजिटिव आती है और क्रोन डिजीज़ में ये एंटी सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। और दूसरा और लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट स्मोकिंग से रिलेटेड, स्मोकिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस को इम्प्रूव कर देती है, पर क्रोन डिजीज़ में क्या है, ये कंडीशन को और भी ख़राब कर देती है, वर्सन। क्रोन डिजीज़ वर्सन्स विद स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्रोन डिजीज़ और ख़राब हो जाएगी। तो ये तो हमारा ये सारा आईबीडी कंप्लीट हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी और क्रोन डिजीज़ भी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।